हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं और वास्तविक संख्या के प्रकार में किन किन संख्याओं का विस्तृत प्रसार हुआ है। सो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट एंड तक आप जरूर बनी रहेगा, तभी जाकर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में ये जाना था कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनती है। अर्थात जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेते हैं तो इन संख्याओं को एक साथ लेने से जिस नई संख्या का निर्माण होता है, जिस नई संख्या के स्वरूप का उत्पत्ति होता है दोस्तों, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब ये वास्तविक संख्या आपकी परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं की जब मिलने से बनी है, इन दोनों संख्याओं का एक समुच्च है, तो दोस्तों जो वास्तविक संख्या होगी वो इसके दो प्रकार होंगे, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। और इस प्रकार से दोस्तों जो वास्तविक संख्या है आपका वो अपने दो रूपों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, जिसमें पहला आपको परिमेय संख्या कहलाती है और दूसरा जो है आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों, वास्तविक संख्या के वीडियो में मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है कि वास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है, वास्तविक संख्या को हम पहचान कैसे करते हैं, और वास्तविक संख्या के पहचान के आधार पर दोस्तों मैंने आप लोगों को वास्तविक संख्या का परिभाषा भी दिया था। और साथ ही में दोस्तों वास्तविक संख्या से संबंधित जो भी इसके गुण थे मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। तो अगर जो भी बच्चे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप वास्तविक संख्या का उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये समझ चुके होंगे कि जो वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला आता है आपका परिमेय संख्या और दूसरा आता है आपका अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से, कौन सी दोस्तों, परिमेय संख्या, और दूसरी है आपकी अपरिमेय संख्या। पहला कौन है दोस्तों, परिमेय संख्या, और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या। दोस्तों, संख्या के प्रकार वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बताने का प्रयास किया है, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है वो एक प्रकार की ऐसी संख्या होती है जिसका वर्गमूल एक पूर्ण वर्गमूल के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात हर वो धनात्मक संख्या जिसका एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होता है उसी को दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर वो वास्तविक संख्या जिसका एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी जो वास्तविक संख्या है, आप कहिएगा कि जो वास्तविक संख्या है वो तो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो जब हम यहाँ पर धनात्मक संख्या अगर हम 4 को लेते हैं और 4 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका जो वर्गमूल है दोस्तों वो कैसा प्राप्त होता है, वो अपने पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। यानी √4 का जो वर्गमूल है वो 2, जो कि अपने किस रूप में है, पूर्ण रूप में है। तो आप कह सकते हैं कि जो 2 है आपका वो एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हमने 4 धनात्मक संख्या या कह सकते हैं कि 4 वास्तविक संख्या का जब हमने वर्गमूल निकाला तो इसका वर्गमूल अपने पूर्ण रूप में प्राप्त हुआ। तो आप दोस्तों आप अपने मन में ये बिल्कुल भी सस्पेंशन मत रखिएगा कि जब 4 आपका वास्तविक संख्या है, 4 आपका धनात्मक संख्या है और इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो ये पूर्ण रूप में प्राप्त हुआ, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक, तो जब हम -4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या ये भी परिमेय संख्या हो सकता है? तो दोस्तों आपका वर्गमूल निकालने से पहले जो ये संख्या है -4, हालांकि वो वास्तविक संख्या है, लेकिन जब हम इसी वास्तविक संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका जो वर्गमूल है दोस्तों ये बिल्कुल भी निकल नहीं पाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी संख्या अगर अपने वर्गमूल में ऋणात्मक के साथ रहती है तो वो संख्या आपकी बिल्कुल भी वास्तविक संख्या नहीं कहलाती है, और साथ में इसका जो वर्गमूल है दोस्तों वो कभी भी अपने पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आपकी ये संख्या है वो बिल्कुल भी आपका ना ही वास्तविक संख्या होगी और ना ही आपके परिमेय संख्या होगी। किसके लिए? √-4 के लिए, जबकि -4 के लिए वास्तविक संख्या होगी और आपका परिमेय संख्या भी होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि हर वो धनात्मक संख्या या हर वो वास्तविक संख्या जिसका वर्गमूल अपने पूर्ण रूप में प्राप्त होता है तो उसी को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब हम किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, पूर्ण वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका जो पूर्ण वर्गमूल है दोस्तों वो 2 रूपों में प्राप्त होता है, जिसमें पहला है दोस्तों आपका पूर्णांक के रूप में और दूसरा है आपका भिन्न के रूप में। तो इस प्रकार से
आप देख सकते हैं कि जो आपकी परिमेय संख्या है वो आपके दो रूपों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, जिसमें पहला है आपका भिन्न और दूसरा है आपका पूर्णांक। ठीक है, इसके बारे में मैंने संख्या का प्रकार वाले वीडियो में बताया था कि कैसे ये भिन्न में होगा और कैसे यह पूर्णांक में हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको फिर से मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब हमने यहाँ पर 16 लिया तो 16 जो है वो एक प्रकार का आपका धनात्मक संख्या है। ठीक, और जब हम इस धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो वर्गमूल है दोस्तों वो अपने पूर्ण रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल मिलेगा आपको 4। तो जो 4 है आपका, अगर हम पूछे कि 4 कैसी संख्या है, ये आपका पूर्णांक वाली है कि भिन्न वाली है। पूर्णांक कहने का मतलब कि जो अपने पूरे संख्या के साथ पूरे अंक के साथ क्या हो, उपस्थित हो, उसी को हम लोग दोस्तों पूर्णांक के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो जो दोस्तों 4 है आपका वो क्या है, पूरा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर अगर हम ये लिख दें 2, ठीक है, आप बाटा हम लिख दे 4, तो ये बिल्कुल भी दोस्तों अपने पूर्ण रूप में नहीं है, यानी अपने पूर्णांक रूप में नहीं है, क्योंकि ये जो आपका मान देख रहे हैं आप, ये अपने किस रूप में है, ये अपने भिन्न रूप में है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ये होता है कि 2 में 4 भाग, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 जो है आपका ये पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि अपने पूरे अंक के साथ क्या है, उपस्थित है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर बाटा में अगर हम 2 लगा देंगे तो ये इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 में 2 भाग, यानी 1 में 2 भाग मतलब आधा भाग, जो कि अपने पूर्ण रूप को बिल्कुल भी व्यक्त नहीं कर रहा है। लेकिन किसी न किसी संख्या का क्या होगा, ये पूर्ण वर्गमूल होगा। यानी किसका पूर्ण वर्गमूल निकला होगा, 1 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा, अगर आप 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 का वर्गमूल होगा 1 और 4 का वर्गमूल होगा 2। कहने का मतलब कि यह 1/4 संख्या का क्या है, पूर्ण वर्गमूल है 1/2। तो इस प्रकार से आपका जो परिमेय संख्या है वो अपने दो रूपों में मिलती है, पहला आपका पूर्णांक के रूप में और दूसरा आपका भिन्न के रूप में। और इसी के आधार पर हम लोग परिमेय संख्या को 2 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, जिसमें पहला आपको मिलता है भिन्न और दूसरा आपको मिलता है पूर्णांक। अब दोस्तों हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो पूर्णांक है वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों आप लोग पूर्णांक के बारे में तो कुछ जानते ही होंगे कि पूर्णांक वास्तव में होता क्या है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा अंक वाला हो, पूरा संख्या वाला हो। और अभी मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया है कि 4, 5, 6 ये सब जितनी भी संख्या है आपके, ये क्या है, अपने पूर्ण रूप को व्यक्त कर रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका पूर्णांक है वो अपने 2 रूपों में विद्यमान है। कितने रूपों में दोस्तों, 2 रूपों में। ठीक, जिसमें पहला आता है आपका आता है ऋण संख्या और दूसरा आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पहला कौन आता है दोस्तों, पहला आपका आता है ऋण संख्या और दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्या। तो आप लोग बोलिएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पूर्णांक हमारा जो है वो 2 भागों में विभाजित होता है, पूर्ण संख्या और ऋण संख्या के रूप में। तो इसको आप लोग ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब हम जानते हैं कि जब भी किसी पूर्ण संख्या के साथ हम ऋण संख्या को भी सम्मिलित करते हैं तो बनने वाली जो नई संख्या होती है उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी आप जानते हैं दोस्तों कि जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या करती है, 0 से स्टार्ट होती है अपने पूर्ण अंकों के साथ में। ठीक है, तो 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली कुल जितनी भी संख्या हैं, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। और जब इन्हीं पूर्ण संख्याओं के साथ अगर हम क्या करते हैं कि ऋण पूर्ण संख्या को जोड़ देते हैं, बिल्कुल भी भिन्न संख्या नहीं, क्या दोस्तों, पूर्ण संख्या। जिस प्रकार से 1 अपने पूर्ण रूप में है, +2 अपने पूर्ण रूप में है, +3 अपने पूर्ण रूप में है, उसी प्रकार से 0 के साथ आने वाली कुल जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो सभी के सभी अपने किस रूप में होंगी, अपने पूर्ण रूप में होंगी। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण रूप में -1, पूर्ण रूप में -2, पूर्ण रूप में -3, इसी प्रकार से -∞ तक और ये +∞ तक। तो जो आप ये नया संख्या आप देख रहे हैं, इसी संख्याओं के समूह और संग्रह को हम लोग दोस्तों
पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। तो आपने अभी सीखा कि हम पूर्ण संख्या और ऋण संख्या को सम्मिलित करके पूर्णांक संख्या प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जो पूर्णांक संख्या है वो अपने दो रूपों में बढ़ सकता है, जिसमें पहला है आपका ऋण संख्या और दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपका पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या, और यहाँ से यहाँ तक आपका ऋण संख्या होगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, कुछ इसके पूर्ण संख्या के बारे में क्या करते हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो आपकी पूर्ण संख्या है वो अपने दो रूपों में बढ़ जाती है। कितने रूपों में दोस्तों? दो रूपों में। ठीक, जिसमें पहला आता है दोस्तों आपका शून्य और दूसरा आपका आता है प्राकृत संख्या। क्या बताएं? पहला आपका शून्य आता है और दूसरा आपका आता है प्राकृत संख्या। यानी कि अगर हम प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य संख्या को भी सम्मिलित कर दें तो बनने वाली जो नई संख्या होगी वो आपकी पूर्ण संख्या के नाम से जानी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि जब हम पूर्ण संख्या में से शून्य को अलग कर देंगे और प्राकृतिक संख्या को अलग कर देंगे तो पूर्ण संख्या अपने दो रूपों में विभक्त हो जाएगी, जिसमें पहला है आपका शून्य और दूसरा है आपका प्राकृत संख्या। तो अब हम दोस्तों प्राकृत संख्या के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो प्राकृतिक संख्या है हम लोग उसको गिनती की संख्या के नाम से भी जानते हैं और ये अपने अस्तित्व स्वरूप को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो प्राकृतिक संख्या है दोस्तों वो आपके मुख्यतः कितने रूपों में विभाजित हो जाती है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो है वो अपने दो रूपों में विभाजित हो जाती है, जिसमें हम लिख सकते हैं पहला 2 से विभाज्यता के आधार पर। मतलब प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है उसके आधार पर। और इसमें लिख सकते हैं भिन्न भिन्न गुणकों के आधार पर। तो आप देखिएगा कि जो प्राकृतिक संख्या है वो आपके दो भागों में विभक्त हो चुकी है, जिसमें पहला है आपका 2 से विभाज्यता के आधार पर और दूसरा है आपका विभिन्न गुणकों के आधार पर। मतलब 2 से विभाज्यता के आधार पर आपके प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटा जाएगा और विभिन्न गुणकों के आधार पर आपके प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 2 से विभाज्यता के आधार पर जो आपकी प्राकृतिक संख्या है वो मुख्यतः अपने दो रूपों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। जिसमें दोस्तों पहला आपका आता है सम संख्या और दूसरा आपका आता है विषम संख्या। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूरी क्या होती है, विभाज्य होती है। और इसी के विपरीत अगर हम बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूरी विभाजित बिल्कुल भी नहीं होती है, अर्थात वो 2 से बिल्कुल भी क्या होती है, अविभाज्य होती है। और इसी 2 से विभाज्यता के आधार पर प्राकृतिक संख्या को क्रमशः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका सम संख्या और दूसरा है आपका विषम संख्या। ठीक है, पहला सम संख्या और दूसरा कौन है दोस्तों आपका विषम संख्या। आप सभी जानते हैं कि सम संख्या जो होगा वो 2 से विभाज्य होगा और 2 से विभाज्य होने वाली जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन कौन होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 से लेकर अनंत तक। ठीक है, ये सारी जो संख्या है आपकी वो 2 से क्या होंगी दोस्तों, पूरी विभाजित हो जाएंगी। और 2 से पूरी विभाजित होने के साथ ही हम इन सभी संख्याओं को सम संख्या के नाम से जानते हैं। और ये सभी संख्याएं क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या का एक अभिन्न अंग है। अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो आपकी पूरी 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं कि जो संख्या 2 से आपकी पूरी विभाज्य नहीं होने वाली तो कौन हो सकती है, 3। ठीक, उसके बाद आप लिख सकते हैं 3, 5, 15, 17,
डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक। ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी विषम संख्या कहलाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों विभिन्न गुणकों के आधार पर कौन कौन सी संख्या होती है। तो विभिन्न गुणकों के आधार पर जो संख्याएं होती है दोस्तों, अब आपकी दो भागों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है, जिसमें पहला आपका आता है अभाज्य संख्या, और दूसरा आपका आता है भाज्य संख्या। ठीक है, पहला कौन है दोस्तों? आपका अभाज्य संख्या, और दूसरा आपका है भाज्य संख्या। तो समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? हर वो संख्या जिनका केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 लिया, कितना लिया दोस्तों? मैंने यहाँ पर 2 लिया, और आपसे कहेंगे कि आप 2 का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों जो 2 का गुणनखंड होगा वो कैसा होगा? 2 गुणा 1, यानी अगर आप 1 को 2 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका मान कैसा मिलेगा? 2 मिलेगा। और अगर हम पूछे कि 2 जो होगा वो किस किस से कटेगा, तो 2 जो होगा वो 2 ही से कट सकता है। पहला आपका 2 से कटेगा और दूसरा आपका 1 से कटेगा। अगर आप इससे सोचिएगा कि अधिक किसी संख्या से ये कट जाए तो ये बिल्कुल भी जो संख्या है वो बिल्कुल आपकी कटने में असमर्थ हो जाएगी, ये बिल्कुल भी कट नहीं सकती है। तो अभाज्य संख्या दोस्तों एक ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड केवल और केवल कितने होते हैं? मात्र 2 होते हैं। और इसी के आधार पर प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कुल जितनी भी संख्याएं का गुणनखंड जो होता है मात्र केवल 2 होता है। उसी के आधार पर हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों? उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है अभाज्य संख्या के आधार पर। ठीक है, उसी प्रकार से आप 3 को देख सकते हैं। तो 3 जो होगा इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? 3 गुना 1। ठीक, तो 3 गुणा 1 हो गया इसका गुणनखंड। तो 3 जो होगा 3 से भी कट सकता है, और 3 जो होगा 1 से भी कट सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि ये अधिक संख्या से कट जाए तो ये कटने में क्या हो जी? ये अविभाज्य हो जाएगी, मतलब ये बिल्कुल भी कट नहीं सकती है। तो आपकी अभाज्य संख्या जो है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार से कुछ इस प्रकार से आती है प्राकृतिक संख्या के परिवार से। तो कौन कौन हो सकती है दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या? पहला है आपका 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13 से डॉट डॉट, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या है वो भाज्य संख्या क्या होता है? अपोजिट में होता है, मतलब इसी का उल्टा होता है। मतलब आप लोगों को मैंने ये बताने का प्रयास किया कि अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। और जो भाज्य संख्या होती है दोस्तों इसके पास विपरीत होती है कि भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से क्या होते हैं? अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 के बराबर नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं कि कौन सी संख्या है जिसका जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 2 लिया, क्यों? क्योंकि अभाज्य है। हमने 3 लिया, क्यों? क्योंकि अभाज्य है। लेकिन 4 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि 4 हमारा क्या होगा? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या तभी होगा जब इसका जो गुणनखंड होगा वो 2 से अधिक होगा। तो जरा देखते हैं दोस्तों कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है या फिर नहीं है। जब दोस्तों हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, ठीक है, तो 4 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो इसका गुणनखंड कैसे टूटेगा? 1 गुणे 2, 2 एकम 2, और फिर 2 दूनी के 4। 1 को 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 होगा, और फिर 2 को 2 से गुणा कीजिएगा तो आपका 4 होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जितने भी गुणनखंड था वो केवल और केवल आपके कितने रूपों में थी? मात्र 2 रूपों, मतलब इनके 2 ही क्या थे? संख्याएं थे जो इसका गुणनखंड थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो गुणनखंड है वो 2 होने के बजाय कितनी है? वो 3 है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो 4 है आपका वो एक प्रकार का अभाज्य ना होकर कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि इनका गुणनखंड 2 से अधिक है। क्या दोस्तों? 2 से अधिक है। और इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जो 4 है वो एक प्रकार का भाज्य संख्या है। उसी प्रकार देखिए 6 नहीं है। अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 का अगर देखिए दोस्तों तो 1 गुणे 2 और 2 3 6, यानी इसके भी गुणनखंड क्या हो चुके हैं? 2 से अधिक हो चुके हैं। और इसलिए जो 6 है आपका वो भी आपका अभाज्य संख्या ना होकर कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। और इसी गुण के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे गणित शास्त्रियों ने क्या किया है? इन संख्याओं को अभाज्य और भाज्य के रूप में क्या किया है? विभक्त किया है, यानी इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं भाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्या है। पहला आपका आता है 4,
फिर 6, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा 8, फिर 9, फिर 10, 12, 15 से डॉट डॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो संख्या है, वास्तविक संख्या का जो प्रसार है वो किस प्रकार से आगे बढ़ पाया है। तो अगर हम दोस्तों इससे आगे लिखेंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो कुछ और दोस्तों इसको मिटाकर आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग इसको उतारने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया था कि जो प्राकृतिक संख्या है वो अपने कितने रूपों में और किन किन संख्याओं में क्या है, विभक्त है। अब दोस्तों हम लोग इससे आगे जाने का प्रयास करते हैं कि जो आपका आभास संख्या है और जो भाज्य संख्या है वो अपने किस रूप में, किस प्रकार से क्या है, विभक्त हुए हैं। तो दोस्तों आपका जो सम संख्या है और जो विषम संख्या है वो तो आपका इतना ही होता है, और आभास संख्या जो है और जो भाज्य संख्या है वो भी आपका इतना ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें आभास संख्या में सम आभास संख्या और विषाभास संख्या की, अगर हम बात करें भाज्य संख्या में सम भाज्य संख्या और विषाभास संख्या की, तो उसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं में से डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी संख्या आपकी समभाज्य है और कौन सी संख्या दोस्तों आपका समभाज्य है। तो मैंने सोचा दोस्तों कि जब आपको संख्या का प्रकार मैं बता ही रहा हूँ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो दोस्तों हम लोग अब आगे आभास संख्या और भाज्य संख्या को सम और विषम के आधार पर क्या करने वाले हैं, हम लोग विभक्त करने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका संख्या का जो पूरा प्रकार होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो आभास संख्या है वो सर्वप्रथम दोस्तों 2 रूपों में क्या होती है, बढ़ जाती है। कितने रूपों में दोस्तों, 2 रूपों में। ठीक है, जिसमें पहला है आपका सम अभाज्य संख्या, ठीक है, और दूसरा है आपका विषम आभास संख्या। क्या बताए दोस्तों, आभास संख्या जो है आपका, पहला आपका है सम आभास संख्या और दूसरा आपका है विषम आभास संख्या। तो सम आभास संख्या उसी को कहेंगे दोस्तों जो अपने सम रूप में होगी, और विषम आभास संख्या उसी को कहेंगे जो अपने विषम रूप में होंगी। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि इन संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो आपके सम रूप में है और कौन सी संख्या है जो आपके विषम रूप में है। जो भी संख्या अपने सम रूप में होंगी उसको हम लोग सम आभास संख्या में क्या करेंगे, उसको निरूपित कर देंगे, और जो भी संख्या अपने विषम रूप में होंगी उसको हम लोग विषम आभास संख्या में क्या करेंगे, निरूपित कर देंगे। और इस प्रकार से आपका जो आभास संख्या है वो 2 रूपों में विभक्त हो जाएगी, अपने सम आभास संख्या और विषम आभास संख्या के साथ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सभी संख्याओं में कुल जितनी भी आप ये संख्या देख रहे हैं 3 से अनंत तक, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं 17, 19, ये सब जो भी आप संख्याएं देख पा रही है, ये टोटल जो संख्या है दोस्तों आपका वो एक प्रकार का विषम आभास संख्या है। और इसमें केवल जो 2 है वही केवल कैसा है दोस्तों, आपका सम रूप में है। और इस प्रकार से आपका जो आभास संख्या में जो सम आभास संख्या होगा वो केवल और केवल कौन होगा दोस्तों, वो आपका होगा 2। कौन होगा दोस्तों, 2। अब बात है करते हैं यहाँ पर विषम आभास संख्या की। तो विषम आभास संख्या में आपके कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, टोटल संख्या आ जाएंगी, क्योंकि 3 भी क्या है आपका विषम है, 5 भी आपका विषम है, 7 भी आपका विषम है, 11 भी आपका विषम है, 13 भी आपका विषम है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर 17 रखते हैं, 19 रखते हैं, तो ये सब भी क्या है आपका विषम है। और इस प्रकार से आपकी जो आभास संख्या है अपने 2 रूपों में विभक्त हो जाती है, सम आभास संख्या और विषम आभास संख्या में। उसी प्रकार से हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, भाज्य संख्या को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या समझने का प्रयास करेंगे। तो भाज्य संख्या में दोस्तों आपका पहला संख्या आएगा समभाज्य संख्या, और दूसरा आएगा विषम अभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या और विषम अभाज्य संख्या। तो समभाज्य संख्या में देखेंगे कौन कौन सी संख्या आपकी आने वाली है। तो दोस्तों समभाज्य संख्या जो अपने सम रूप में होंगी,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4, 6, 8, 10 ये सब कुल जितनी भी संख्या है आपका वो किस रूप में है, आपके सम रूप में है, और साथ ही ये अपने भाज्य संख्या के रूप को व्यक्त करती है। इसलिए सम भाज्य संख्या में हम लोग 4 को रखेंगे, 6 को रखेंगे, 8 को रखेंगे, 10 को रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप 12 को भी ले सकते हैं, सम भाज्य संख्या है। अब दोस्तों हम लोग विषम अभाज्य संख्या के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या में दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले विषम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी आपका, देखिए 4, 6, 8 ये तीनों के तीनों आपका सम रूप में है, लेकिन जो 9 है दोस्तों आपके किस रूप में है, वो आपके विषम रूप में है। तो विषम अभाज्य जो संख्या होगा वो स्टार्ट होगा 9 से, फिर 11, फिर 13 और उसके बाद फिर 17, 19, 23 से लेकर अनंत तक। और इस प्रकार से आपका जो वास्तविक संख्या है वो अपने विभिन्न प्रकार की संख्याओं में क्या है दोस्तों, विभक्त है। और इन संख्याओं में विभिन्न प्रकार की जो संख्या है आने वाली उसको आप लोग दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं अपने विभिन्न गुणों के साथ में। तो वास्तविक संख्या का जो प्रकार है दोस्तों बस इसी प्रकार से है, और आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगती है, आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आता है, कुछ आपको सीख मिलती है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब आप करना ना भूलिएगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।